सेक्शन 3 से लेकर 9 तक बताया गया था और उसमें कंसेप्ट बनाया गया था कि आपका प्रपोजल कैसे होगा, एक्सेप्टेंस कैसे होगा, प्रपोजल को कब वापस लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस को कब लिया जाएगा, इसकी सब सूचनाएं कब पूर्ण होगी और अगर रिमूव किया जाता है, पहले आपका नोट में नहीं है, आपका कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन है, अगर वापस लिया जाता है चाहे प्रपोजल को या एक्सेप्टेंस को, यानी कि प्रतिग्रहण को प्रतिसंहृत किया जाता है तो कैसे किया जाएगा और कब तक किया जाएगा, ये थोड़ा कठिन प्रावधान था। जो लोग भाई शनिवार को नहीं आए थे, आपका एक बार 2 दिन ये बताया गया, थोड़ा कठिन है, एक बार में समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो देखकर आपका ऐप से जो जुड़ा गया, कई लोग कुछ इनका नहीं जुड़ा है, अपना जुड़वा लेंगे जाते समय, आप वीडियो देखकर एक बार समझने का प्रयास करें। मैं फिर बता रहा हूँ आपका, क्योंकि 2 दिन आपका ये चीजें बताई गई। देखिए आपका फिर भाई आपका अब एक इसमें बचा है एक्सेप्टेंस या प्रतिग्रहण, क्योंकि मैंने प्रपोजल के बारे में लगभग सारी बातें बता दी हैं कि प्रपोजल होता क्या है, प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्व भी बता चुका हूँ मैं, फिर प्रपोजल के प्रकार बताया गया, फिर प्रपोजल कैसे वापस लिया जाता है ये बताया गया। अब हमें जो चलना है वह आपका एक्सेप्टेंस पर चलना है, यानी कि कबूल पर चलना है, जिसे कि आपका प्रतिग्रहण कहा जाता है। देखिए फिर एक बार उदाहरण बनाया जाए और उसी उदाहरण पर तमाम नियम है प्रतिग्रहण के, और उसी उदाहरण पर आपका प्रतिग्रहण के नियमों को देखा है। एक आपका घोड़ा वाला उदाहरण बना दिया जाए, वही सही रहेगा। देखिए आपका ए ने बी से प्रपोजल किया, प्रस्ताव किया कि हे बी, मैं 1500 रुपया में अपना तुम्हें घोड़ा बेचना चाहता हूँ, यदि तुम रजामंद हो तो अपनी स्वीकृति दे दो, अपनी सहमति दे दो, अपनी अनुमति दे दो खरीदने के लिए। जब ए का लेटर बी के पास पहुंच जाता है तो मैं लगातार बता रहा हूँ, कहा जाएगा कि ए का जो प्रपोजल की सूचना थी वह क्या हो गई हो। अब गेंद किसके पाले में आ गई, बी के पाले में, यानी कि बी या तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, यानी कि स्वीकार करे, या प्रपोजल को स्वीकार करने से इनकार कर दे, या मौन रह जाए, कुछ बोले ही ना। तो अगर मौन रह गया भी तो इनकार माना जाए कि प्रपोजल को वह स्वीकार नहीं किया, मन ही मन स्वीकार किया लेकिन कोई कार्य या लोक किया ही नहीं, तब भी स्वीकार नहीं माना जाएगा। तीसरी बात, अगर डायरेक्ट इनकार कर दिया कि हे ए, तुम्हारा प्रपोजल मुझे स्वीकार नहीं है, तब भी आपका इनकार माना जाएगा। लेकिन अगर बी ने वह घोड़ा खरीदने का जो प्रस्ताव था 1500 रुपया में अगर एक्सेप्ट कर लिया, तब तो भाई आपका मामला आगे बढ़ेगा। तो प्रतिग्रहण क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कबूल क्या है या स्वीकृति क्या है, इसकी परिभाषा आपका धारा 2B में दी गई। यानी कि जो हमें चलना है स्वीकृति के बारे में, कौन सी धारा से उठाकर हमें आगे बढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट का, 2B। जिस व्यक्ति से प्रस्ताव किया गया है, अर्थात जिस व्यक्ति से प्रस्थापना की गई है, अगर वह व्यक्ति उस प्रस्थापना के प्रति अपनी अनुमति दे देता है, अर्थात उस प्रस्थापना के प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, संसूचित करता है, तो यह कहा जाता है कि वह प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, यानी कि वह प्रस्थापना क्या हो गई, स्वीकार।
और आपका 2B में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, और वह बात यह है कि जैसे ही बी ने उस प्रपोजल के प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित की, अपनी अनुमति बता दी, तो वैसे ही जो ए का प्रपोजल था अर्थात ए का प्रस्ताव था वह किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रामिज में, यानी कि वचन में। जरूर याद रखिए, ए का प्रपोजल किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्रामिज में, यानी कि वचन। अब आपका जो देखना है प्रतिग्रहण के बारे में, अर्थात जैसे ही बी ने ए के प्रस्ताव को स्वीकार किया वैसे ही आपका पक्षकारों की स्थिति में भी अब परिवर्तन आ जाता है और पक्षकारों का नाम चेंज होगा। तो नाम भी बता दिया जाए, नाम दिया गया है 2C में। अब जैसे ही बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, अब जो व्यक्ति प्रस्ताव किया था उसका नाम दूसरा होगा और जो व्यक्ति स्वीकार किया था अब उसका नाम दूसरा। प्रस्ताव करने वाला प्रामिजर या वचनदाता कहलाएगा और जो प्रस्ताव को क्या किया है, स्वीकार किया है, वह वचन ग्रहीता या प्रामिजी। फिर एक बात समझिए, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है सही ढंग से तो पक्षकारों के नाम भी चेंज होते हैं और जो पक्षकार आपका प्रस्ताव किया रहता है अर्थात ऑफर या प्रपोजल या इजब किया है, अब उसको हम क्या कहेंगे, वचनदाता यानी कि प्रामिजर। और जो एक्सेप्ट किया है प्रस्ताव को उसको अब क्या कहा जाएगा, प्रामिजी या वचन ग्रहीता या स्वीकारकर्ता या प्रतिगृहीता। तो किसने इस उदाहरण में प्रस्ताव किया है, ए ने, तो ए का नाम वचनदाता और किसने ग्रहण किया है प्रस्ताव को स्वीकार किया है, बी, तो बी का नाम क्या, वचन। एक लाइन और तब डिटेल में चला जाए क्योंकि पूरा लेक्चर इस पर लग जाएगा भाई, प्रतिग्रहण पर लंबा है। देखिए, जैसे ही बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, अब जो ए का प्रपोजल था वह आपका कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है आपका प्रामिज में या वचन में या वादा में या प्रतिज्ञा में। ये क्वेश्चन जो भी कारण हो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वचन क्या है, यानी कि आपका प्रामिज क्या है। तो एक लाइन जवाब रहना चाहिए, स्वीकृत प्रस्थापना ही वचन है, अर्थात जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वही किसमें अब कन्वर्ट हो जाता है, वचन। अभी आया कि जहाँ तक प्रतिग्रहण की संसूचना की बात है, प्रतिग्रहण अगर बी द्वारा किया जाता है तो प्रतिग्रहण की संसूचना देनी पड़ती है और प्रतिग्रहण की संसूचना किसके द्वारा दी जाएगी। तो इसी उदाहरण में अब एक एक करके आपका चलना है और एक एक केस याद रखना है और 3-4 केस कम से कम याद रखना। देखिए भाई, इसी उदाहरण में बी ने ए के प्रस्ताव को स्वीकार किया है तो यह आवश्यक है कि बी स्वीकृति की संसूचना या स्वीकृति का कम्युनिकेशन या स्वीकृति की जानकारी ए को दे। अगर बी मन ही मन स्वीकार कर लिया है या ए को स्वीकृति की जानकारी नहीं देता कि हमने आपके प्रपोजल को स्वीकार किया है, तो ये वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी और करार का संविदा का निर्माण नहीं होगा। अर्थात बी द्वारा ए को इस बात की जानकारी देनी आवश्यक है कि हमने आपके प्रपोजल को क्या किया है, स्वीकार। अगला नियम देखिए भाई, आपका ये जो एक्सेप्टेंस की जानकारी है, यह जानकारी
या तो वह व्यक्ति दे सकता है जिससे प्रपोजल किया गया है। तो बताइए ए ने किससे प्रपोजल किया था? बी से। तो इस बात की जानकारी कि घोड़ा खरीदने का प्रस्ताव हमने स्वीकार कर लिया है, ये किसके द्वारा दिया जाएगा? बी द्वारा। या बी द्वारा न दिया जाए तो बी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति दे सकता है। कौन व्यक्ति? जिसे बी ने ऑथराइज किया। याद रखिए कि कौन व्यक्ति दे सकता है? जिसे बी ने प्राधिकृत किया हो। अगर बी द्वारा या बी के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा अगर किसी अन्य व्यक्ति ने ये संसूचना दी है कि आप ए तुम्हारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो क्या ये स्वीकृति की संसूचना वैध मानी जाएगी कि नहीं? नहीं मानी जाएगी। यानी कि स्वीकृति की संसूचना या एक्सेप्टेंस की जानकारी किसके द्वारा दी जानी चाहिए? जिससे प्रपोजल किया गया है या इसके द्वारा ऑथराइज व्यक्ति द्वारा। अगर थर्ड पर्सन एक को बताता है कि आपका प्रपोजल क्या कर लिया गया है, एक्सेप्ट, तो ये वैध संसूचना मानी जाएगी कि नहीं? नहीं मानी जाएगी। इसी पर एक केस पूछा जाता है, पावेल वर्सेज ली। पहला केस बताया जा रहा है आज का। पावेल वर्सेज ली के केस में क्या हुआ? ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा। मैंने पावेल वर्सेज ली के केस में आपका हुआ क्या? तो पावेल वर्सेज ली के केस में एक व्यक्ति ने फार्म भरा नौकरी के लिए और उसका साक्षात्कार हो गया और आयोग के एक कर्मचारी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में अंदर से पता करके ये बताया कि जो लिस्ट सिलेक्शन की बनी है तुम्हारा नाम भी उसमें शामिल। तो जब फाइनल रिजल्ट आया आयोग द्वारा तो उसका नाम वहाँ से क्या था? गायब। तो वह मुकदमा किया है आयोग पर। तो आयोग ये कह रहा था कि हजूर हमने इनको कहाँ संसूचना दी? न तो आयोग दिया और न ही आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति दिया। इनको तो प्रतिग्रहण की संसूचना कि आपका चयन हो चुका है एक कर्मचारी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में दी थी, अतः ये प्रतिग्रहण की संसूचना वैध न मानी जाए। तो आप लोग बताइए, क्या जिससे प्रपोजल किया गया था वह सूचना दिया कि उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति थर्ड व्यक्ति दिया था? तो क्या ये प्रतिग्रहण की संसूचना वैध होगी? तो जब संसूचना वैध नहीं तो संविदा का निर्माण भी क्या होगा? नहीं। ये याद रखिए। दूसरा क्या देखिए, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी का केस है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया, भगवान दास का भी केस आता है ज्यादा, यह स्पष्ट किया कि केवल मन में प्रस्ताव को स्वीकार करना वैध स्वीकृति नहीं मानी जाए। इसके लिए आवश्यक है कि स्वीकृतिकर्ता कोई कार्य या लोभ करे, यानी कि कोई एक्ट या क्या करे? भूमि। यानी कि भाई ए ने बी को लेकर भेजा कि हे बी, मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचूंगा, बेचना चाहता हूँ, और भी कुछ किया नहीं, बस मन ही मन, यानी कि अंतर्मन में इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं एक घोड़ा खरीदने का प्रस्ताव क्या कर रहा हूँ? वे तो मन ही मन तो करेंगे नहीं, कुछ न कुछ बाह्य लक्षण भी तो होना चाहिए कि मन ही मन स्वीकार करेंगे। तो मन ही मन नहीं, कुछ एक्स्ट्रा आप कंडक्ट दिखाइए, और कंडक्ट में या तो आप क्या करिए, कोई एक्ट करिए या कोई काम करिए लो। केवल मन में रखने से कि चलो मैं घोड़ा खरीद लूंगा, ये बताइए वैध स्वीकृति या एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा।
मन में नहीं रखना है, कुछ न कुछ क्या करना है, आचरण दिखाना है, या तो एक्सप्रेस रूप से या कैसे इम्प्लाई, यानी क्या तो मुख से बोलकर या लिखकर, तो एक्सप्रेस या अभिव्यक्त, और बाई कंडक्ट होता है तो आचरण द्वारा विवक्षित तौर पे। अगला नियम आइए, क्या प्रस्तावक जब प्रपोजल कर रहा है तो क्या प्रपोजल करता ये जिससे प्रपोजल कर रहा है क्या उस व्यक्ति को बाध्य कर सकता है कि आप मेरे प्रपोजल को स्वीकार ही करिए। इसका मतलब उदाहरण से देखिए, अगर ए ने बी को प्रपोजल किया कि हे बी, मैं अपना घोड़ा तुम्हें 1500 रुपये में बेचूंगा, अगर तुमने कुछ नहीं बोला या अगर तुम कुछ जवाब नहीं दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम घोड़ा खरीदने के लिए क्या होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्या ए यानी कि प्रस्तावकर्ता जिस व्यक्ति से प्रस्ताव कर रहा है उसको उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकता है नहीं, तो मैं स्वीकार ही करना होगा नहीं, क्योंकि बी की इच्छा है, चाहे तो यह स्वीकार करे या चाहे तो इनकार। तो अगला आपका नियम ये निकला कि प्रस्थापना करता इस बात प्रस्थापना करता उस व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता कि वह व्यक्ति प्रपोजल को स्वीकार ही करे जिस व्यक्ति से क्या किया गया है, प्रपोज। ये भी याद रखिएगा, बात नहीं किया सकता। अगला आपका क्वेश्चन आइए, सामान्यतः प्रतिग्रहण की जानकारी देना आवश्यक है। यानी कि सामान्यतः भी जब ए के प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो भी इसकी संसूचना किसको देगा, ए को या ए द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को। हो सकता है कि स्वयं जानकारी न लेकर किसी को क्या किया हो, अथराइज किया, उसको देगा। अब यही आपका एक ऐसा प्रपोजल है जो इस बार बिहार में भी पूछा गया जिसमें कि प्रतिग्रहण की संसूचना देना आवश्यक नहीं समझा जाता। तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखना है कि किस प्रपोजल के एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन या जानकारी आवश्यक नहीं होती है, तो वह कौन सा प्रपोजल है, पब्लिक ऑफर या लोक प्रस्थापना। तो लोक प्रस्थापना तो करा दिया जाए। बिहार का क्वेश्चन ये था कि ए का कुत्ता फूल गया है और वह एक घोषणा करता है, प्रस्ताव करता है कि जो भी मेरे कुत्ते को खोज कर लाएगा मैं उसे 500 रुपया इनाम दूंगा, जो भी। तो बताइए प्रपोजल किसके लिए किया गया, पूरे लोगों के लिए, एक व्यक्ति के लिए। लेकिन संविदा किससे होगी, जो कुत्ते को क्या करे। अब कुत्ते को खोज लिया तो क्या फोन से बताए कि हमने कुत्ते को खोज लिया है, कि कुत्ते को पेश कर दे, ले जाकर पेश कर दे। तो किस प्रपोजल के स्वीकृति की संसूचना देना आवश्यक नहीं होता, पब्लिक ऑफर, जनरल ऑफर या लोक प्रस्थापना या जन सामान्य को प्रस्ताव। इस पर एक केस है, मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। कार्गिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, रट कर जाइएगा, ये भी केस काफी पूछा जाता है। देखिए फिर भाई, कार्गिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में ये सर्वप्रथम बताया गया कि आपका जनरल ऑफर में प्रतिग्रहण की संसूचना देना आवश्यक नहीं होता, केवल शर्तों का पालन करना ही पर्याप्त माना जाए। अगला देखिए भाई, आपका ये अगला आया कि जो भी एक्सेप्टेंस किया जाएगा, जो भी प्रतिग्रहण किया जाएगा वह पूर्ण होना चाहिए तथा शर्त रहित होना चाहिए। अब अगला बिंदु पर आइए,
ये तो संसूचना दिलवाई गई। यानी कि जो भी एक्सेप्टेंस होगा वह एब्सोल्यूट होना चाहिए और बिना कंडीशन के। तुरंत आपका सेक्शन कवर करेंगे 7। देखिए भाई आपका कौन सा कवर करेंगे 7। यानी कि जब भी प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है तो यह आवश्यक है कि भी उस प्रस्ताव को क्या करे, एब्सोल्यूट या आत्यांतिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करे, और भी अपनी ओर से कोई कंडीशन या शर्त लगाए कि न लगाए, न लगाए। अगर कोई प्रपोजल पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता या शर्त लगाकर स्वीकार किया जाता है तो उसे वैध एक्सेप्टेंस या वैध स्वीकृति नहीं माना जाए। तो एक उदाहरण भाई घोड़ा वाला ही बनाइए, सही रहेगा भाई। ए बी से प्रस्ताव करता है कि हे बी, मैं 1500 में तुम्हें अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ। तत्पश्चात बी घोड़ा खरीदना तो स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि मैं घोड़े का दाम कितना दूंगा, 1000। अब दिमाग यही स्थिर करके जानना है, बता गया था भाई। क्या प्रपोजल को शर्त रहित स्वीकार किया गया कि शर्त लगाकर, तो ऐसा स्वीकृति वैध नहीं मानी जाए। और जैसे शर्त लगाई गई, ए का मूल प्रपोजल उसी क्षण क्या हो जाएगा, समाप्त। और बी ये मान, इसको काउंटर ऑफर कहते हैं भाई, इसको प्रति प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति प्रस्ताव। और बी ने जो ये 1000 का प्रपोजल किया है, ये माना जाएगा कि यह एक नया प्रस्ताव है, यानी कि बी ने अपनी ओर से एक नया प्रस्ताव किया है, घोड़ा खरीदने का प्रस्ताव, और कितने रुपए में, 1000। इस प्रस्ताव को अब स्वीकार करना या इनकार करना किसके ऊपर है, ए के ऊपर। चाहे तो ए इस प्रपोजल को स्वीकार करे या स्वीकार करने से क्या कर दे। चूंकि ये 1500 वाला प्रपोजल अब समाप्त हो गया है, तो इसे किसी भी हाल में अब पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। ये बताया भी गया था कि जैसे ही भी ने शर्त लगाकर स्वीकार किया प्रपोजल, वैसे ही ये मूल प्रपोजल क्या हो गया, उसी क्षण समाप्त, इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। और बी द्वारा ये बताया जा चुका है भाई, बी द्वारा जो एक्सेप्टेंस किया गया है ये वैध नहीं माना जाएगा। तो माना क्या जाएगा, एक नया प्रपोजल माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि घोड़ा खरीदने, बेचने नहीं, घोड़ा खरीदने का प्रपोजल किसके द्वारा किया गया है, बी द्वारा। और ए चाहे बेचे या बेचने से क्या कर दे, अगला देखिए भाई आपका अगला नियम देखिए। अगला नियम ये है आपका कि जब प्रपोजल किया जा रहा है तो वह प्रपोजल निश्चित होना चाहिए। अगर प्रपोजल अनिश्चित था और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, तब भी संविदा का निर्माण नहीं होगा, और करार जो होगा वह करार वाइड होगा, शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि किस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, तो उसी प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे जो वैध हो और जो निश्चित हो। क्या निश्चित? अगर अनिश्चित है प्रपोजल, एक्सेप्ट भी आप कर लिए तो करार तक तो पहुंच गया, लेकिन वह करार क्या होगा, वाइड, शून्य, बाकी उसका कोई मतलब नहीं। अब आइए इस पर देखा जाए। ए बी से प्रपोजल करता है कि हे बी, मैं अपना घोड़ा तुम्हें 1500 या 1000 रुपया में बेचूंगा। यदि तुम रजामंद हो तो अपनी अनुमति संज्ञापित करो। अब समस्या ये आई कि 1500 में घोड़ा बेचा जाएगा कि 1000 में, क्योंकि दाम क्लियर ही नहीं है,
अतः कॉन्ट्रैक्ट की धारा 29 के तहत अगर भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये करार तो हो जाएगा, लेकिन संविदा तक नहीं पहुंचेगा। ये करार ही क्या होगा? शून्य होगा। और संविदा अधिनियम की किस सेक्शन के तहत? 29। यही क्वेश्चन आपका बिहार एपीओ में एविडेंस में बना था और एविडेंस की धारा 93 में जाकर बना था। सेम क्वेश्चन था और क्वेश्चन ये था आपका कि क्या 1000 रुपया दिया जाएगा मूल्य की 1500, क्या इस बारे में कोई एविडेंस ग्राह्य होगा कि नहीं होगा? तो ग्राह्य नहीं होगा, यानी कि कौन, क्योंकि ये तो अनिश्चित है और अनिश्चित होने के कारण करार क्या है? क्या इसको सुधारा जा सकता है? नहीं, मिस्टेक को नहीं सुधारा नहीं जा सकता, याद रखिएगा। ये गलती क्षम्य नहीं है, यानी कि ये गलती सुधारी। और एविडेंस की कौन सी धारा कोरिलेट करके पढ़ेंगे? 19। अगला देखिए नियम भाई। अगर प्रपोजल कर्ता ने कोई ढंग बताया है, मैंने ढंग कैसे तरीका कैसे एक्सेप्ट किया जाए। अगर प्रपोजल कर्ता ने कोई ढंग बताया है तो सामान्यतः उस ढंग से ही प्रपोजल करना चाहिए। और अगर कोई तरीका इन्हें नहीं बताया है तो किसी भी उचित तरीके से आप प्रपोजल को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट। अब समस्या देखिए कहाँ आती है। इन्हें जो तरीका बताया है अगर भी उस तरीके से भिन्न तरीके से आपका प्रतिग्रहण करता है प्रपोजल का, तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो प्रपोजल का प्रतिग्रहण स्वतः अवैध नहीं होगा। ए बी को सूचित करेगा कि आपने हमारे द्वारा बताए गए मेथड से प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, अतः ये जो तरीका आपका है गलत है और जो मैं तरीका बताया हूँ उस तरीके से आप हमारे प्रपोजल को क्या करिए? स्वीकार। ये ए द्वारा क्या देनी पड़ेगी? किसको जानकारी? बी को। इस प्रकार आपका प्रतिग्रहण कैसे किया जाएगा, क्या ढंग होगा और प्रतिग्रहण कब तक किया जाएगा, ये तो बताया जा चुका है। प्रतिग्रहण कब तक किया जाएगा? जब तक प्रपोजल खुला है, और जैसे प्रपोजल बंद हो गया तो प्रतिग्रहण भी क्या हो जाएगा? समाप्त। अब नहीं किया सकता। जैसे कि भी उदाहरण देख लिया जाएगा। ए ने बी को लेटर भेजा कि ए बी, अगर तुम मेरा घोड़ा खरीदना चाहते हो तो 10 फरवरी तक तुम हमारे प्रपोजल को क्या कर लो? एक्सेप्ट। और ऐसी दशा में बी 10 फरवरी तक वह प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रपोजल बना हुआ है कि समाप्त हो गया? समाप्त हो गया। क्या 11 फरवरी को स्वीकार करेंगे? नहीं, 12 को नहीं। कब तक कर लेना था? 10। इस प्रकार आपका प्रतिग्रहण भी समाप्त हो गया, यानी कि इधर की 9 धारा 9 तक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वह निकल गए। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन पर भाई शुरुआत किया जाए। अब थोड़ा स्पीड बढ़ेगी हल्का सा कॉन्टेक्ट की, क्योंकि भाई आपका धारा 9 तक काफी समय लगता है। देखिए आपका कंसेप्ट पहले बनाइए तब और बताया जाए भाई। अगला कंसेप्ट अब चला जाए। देखिए प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अर्थात ये बिहार मेंस में बना है भाई, इसका मॉडल याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये मेंस में भी लगातार बनता है, कॉन्ट्रैक्ट में और प्री में। प्री का पहले बता दिया जाए कि प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि प्रत्येक करार संविदा या अनुबंध नहीं होती, लेकिन प्रत्येक संविदा करार होती है, यानी कि प्रत्येक अनुबंध एग्रीमेंट होता है। ये वाक्य क्या है आपका? दे देगा अंशतः सत्य है, सारतः सत्य है, अक्षरशः सत्य है, यही सब भ्रम आता है। इनमें से कोई नहीं
तो ये वाक्य अक्षरशः शब्द है, सत्य है, वर्ड बाय वर्ड सत्य है। यानी कि प्रत्येक करार कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जबकि प्रत्येक संविदा प्रथमतः करार ही होती है। ये जो वाक्य मैं बता रहा हूँ, ये वाक्य अक्षरशः क्या है, सत्य है। सार्थक न मार दीजिएगा आंसर। ये फिर मैं बता दूं क्यों ये सत्य है, इसी पर 2-3 और आपका बताया जाए तब तय हुआ जाए। इसी को 2-3 एंगल से और कोरिलेट किया जाता है। जैसे कि आईपीसी में पूछा जाता है कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। ये वाक्य भी अक्षरशः क्या है, सत्य। एविडेंस में पूछा जाता है प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती, यानी कि प्रत्येक एडमिशन कन्फेशन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक कन्फेशन अर्थात प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति होती है। यह भी अक्षरशः क्या है, सत्य। फिर आपका पूछा जाता है प्रत्येक उपहत्य घोर उपहत्य नहीं होती, लेकिन प्रत्येक घोर उपहत्य होती है। तमाम एंगल है। अब इस बिंदु पर पहले चर्चा किया जाता है। देखिए, अगर कोई एग्रीमेंट है तो वह कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब धारा 10 की शर्तों के क्या करें, कुछ करार या एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करेंगे, तो वह एग्रीमेंट ही रह जाएंगे, संविदा तक नहीं पहुंचेंगे। यानी कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो आपका सेक्शन 10 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, पूरा नहीं करते, तो वह संविदा तक नहीं पहुंचेंगे, वह केवल क्या रह जाएंगे, करार। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो सेक्शन 10 की शर्तों की क्या करेंगे, पूर्ति, वही एग्रीमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, संविदा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट धारा 10 की शर्तों की पूर्ति किए और कुछ पूर्ति नहीं किए। तो जो पूर्ति कर दिए केवल वह किसमें कन्वर्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट में, और जो पूर्ति नहीं किए वह कहाँ रह गए, एग्रीमेंट। ये याद रखें। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, इसका मतलब कि वह पहले क्या था, करार, तभी तो करार से कन्वर्ट होकर क्या बना है, कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई पहले तो एग्रीमेंट ही था। अतः प्रत्येक करार संविदा नहीं होती, लेकिन प्रत्येक संविदा क्या होती है, करार, क्योंकि करार से ही आगे बढ़कर वह कहाँ पहुंची है, संविदा। इसको डिटेल में हम बताएंगे भाई, इतना से नहीं में इसमें काम चलेगा, पूरा तोड़ना पड़ेगा। और पूरा धारा आपका 10 से लेकर और आप क्या कर सकते हैं 30 तक, ज़्यादातर 2-2 लाइन लिखना पड़ता है। मॉडल हम बनाएंगे अलग से। अब आइए आपका सेक्शन 10 देखा जाता है। धारा 10 आपका, जहाँ तक सेक्शन 10 की बात है, सेक्शन 10 संविदा अधिनियम की पूंजी या क्रोध या धूरी मानी जाती है। ऐसा भी आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, उसको बैरेक्ट पर भी लिख सकते हैं। अगर पूछ ले कि कॉन्ट्रैक्ट का क्रूड कौन सी धारा है, या कॉन्ट्रैक्ट की धूरी या पूंजी किसे कहा जाता है, पूंजी का मतलब ये हुआ कि जो सभी समस्याओं का क्या करते, समाधान, तो वह कौन सी धारा है, सेक्शन 10। क्योंकि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं, इस समस्या का समाधान कौन सी धारा करती है, 10। याद रखिए, पूंजी अगर पूछे तो जहाँ जहाँ पूंजी हो अलग से लिख लीजिएगा भाई, नोट में है नहीं, क्योंकि नया मॉडल बन रहा है और नोट्स 150 साल पुराना है, तो नए मॉडल के हिसाब से कुछ ऐड भी कराना पड़ेगा। अगर ये पूछे कि संविधान में पूंजी किसे कहा जाता है,
तो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी है बिहार बना विचार, वह प्रियम्बल लिख लीजिए, प्रस्तावना या प्रस्थापना, नहीं प्रस्थापना नहीं है, प्रियम्बल या प्रस्ताव या आप प्रस्ताव या उद्देशिका, इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। संविधान की कुंजी कौन है, की कौन है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल अलग से लिखिएगा। इसके बाद आपका एविडेंस का पूछा जाता है कि एविडेंस की कुंजी पूछे तो सेक्शन 5 लिख लीजिए। साक्ष्य अधिनियम की कुंजी आपका धारा 5 है, सेक्शन 5 साक्ष्य अधिनियम की कुंजी धारा 5। आगे देखा जब है आपका धारा 10 ये बताती हैं कि कौन सी करार संविदाएं होंगी, यानी कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो अगर अब यहाँ एक दो पॉइंट और पहले समझिए, उसके बाद डायरेक्ट तोड़ते हैं। देखिए कुछ करार ऐसे होंगे, यहाँ से भी टेक्निकल क्वेश्चन बनता है भाई, कुछ करार ऐसे होंगे जो धारा 10 की शर्तों को फुलफिल करेंगे, तो उन्हें हम क्या नाम दे देंगे अब स्पेशल संविधान। वह करार किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, संविधान। कुछ करार ऐसे होंगे जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करेंगे, तो उन्हें केवल हम करार ही कहेंगे, संविधान नहीं। इतना तो याद है। लेकिन अब लेकिन लगाकर चलना है। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो धारा 10 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, फिर भी कानून जबरदस्ती उन्हें संविधान मान लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 10 की शर्तों के अभाव में भी कानून संविदा जबरदस्ती संविदा कुछ संव्यवहारों को ट्रांजैक्शन को मान लेता है, समझ लेता है, तो इसे आपका कहाँ दिया गया है, तो धारा 68 से लेकर 72 डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट या आपका कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कर। तो फिर एक बार याद रखिए भाई, देखिए आपका पूछा जाता है कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट और डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट और कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर एक बार हम एक लाइन लिखवा देंगे, पहले समझने का प्रयास करें। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जो करार धारा 10 की कंडीशन को या शर्त को क्या करें, पूरा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ करार ऐसे हैं जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते, फिर भी जबरदस्ती कानून उन्हें क्या मान लेता है, संविधान। तो इसे हम क्या कहेंगे, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहेंगे, संविदा कर या डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट या आपका कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या कल्पित संविदा। कल्पित या फिक्शन, फिक्शन का मतलब हुआ संविदा के तत्व तो है नहीं, लेकिन संविदा जैसा उसे क्या करता है, कानून मानता है। और ये आगे बताया जाएगा, इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, 68 से लेकर कहाँ तक, 72, और आगे हम डिटेल में। तो संविदा दो प्रकार की हो गई, एक एक्चुअल और दूसरा कौन सा, आपका डीम्ड। एक्चुअल कब होगा, जब धारा 10 की शर्तों को करार क्या करे, पूरा, और पूरा नहीं करता, फिर भी जबरदस्ती क्या मान लिया गया, संविदा। इसी को डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, मानद संविदा। देखिए भाई आपका अगला, देखिए आपका ये तो आगे बताया जाएगा, अभी ये नहीं कि समाप्त हो गया, क्योंकि 68 से 72 बताया जाएगा। तो फिर इस कंसेप्ट को थोड़ा हम क्या करेंगे, डिटेल में। लेकिन आगे देखिए सेक्शन 10 में आखिर एग्रीमेंट कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा,
तो वह कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो धारा 10 की जो शर्तें हैं, अब धारा 10 की शर्तों को अलग अलग किया जाता है। देखिए आपका पहला यह है कि करार संविदा तभी बनेगा जब उसके पक्षकार क्या हो, कॉम्पिटेंट हो, संविदा करने में क्या हो, सक्षम। राज्य में भी आया था। दूसरा आपका यह है कि पक्षकारों की जो सम्मति हो वह क्या हो, स्वतंत्र या फ्री हो। तीसरा आपका बताया जाता है, तीसरा यह है कि उद्देश्य यानी कि पर्पज और प्रतिफल, उद्देश्य और प्रतिफल विधि पूर्ण हो, लाभपूर्ण हो। इसके बाद आपका ऐसा करार कानून द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित न किया गया हो। इसके बाद आपका लिखित रजिस्ट्रेशन, आपका अटेस्टेड विटनेस को कंडीशन, वो बाद में जाए, यानी कि ये पहले जाने और इसी में आपका तमाम सेक्शन बनेंगे। देखिए भाई, यानी कि पहला करार कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब करार के पक्षकार क्या हो, कॉम्पिटेंट हो। और कॉम्पिटेंट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा धारा 11 और 12, यानी कि कौन सी धारा हम पढ़ाएंगे डिटेल में, 11 और 12। इसके बाद स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए 13 से लेकर और 22 तक। 13 से लेकर कहाँ तक, 22 तक। उद्देश्य और प्रतिफल, तो इसके लिए 23 और आपका शून्य घोषित न हो तो 24 से लेकर धारा 30, फिर आपका 36, 56 का पैरा 1 और धारा 20। यानी कि इन एग्रीमेंटों को आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही शून्य घोषित किया है तो वह संविदा तक नहीं पहुंचेंगे, वह करार ही रह जाएंगे और क्या होंगे, शून्य। बिहार इस पर 2-3 क्वेश्चन बनाया था इस बार, देखिए बता दें हम। एक तो सक्षमता पर बना था सेक्शन 11 पर, और वह बना था कि संविदा के लिए कौन सक्षम होगा, तो जो 18 वर्ष या कर चुका हो, उसी में भरमाया। लड़का है तो 18, लड़के हैं तो 21, तो 16, इनमें से कोई नहीं। तो संविदा के लिए कौन सक्षम है, जो कितनी एज मैंने पार कर चुका, कितनी एज के उसका 18, आगे हम बताएंगे 18 साल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ जो बना था आपका, कई क्वेश्चन बने थे आपका। जो दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 25 से भी बना था कि प्रतिफल विहीन करार क्या होते हैं, तो आपका वाइड होते हैं, शून्य होते हैं, यानी कि तमाम क्वेश्चन बने थे जो समय समय पर बीच बीच में आपको बताया जाएगा। लेकिन आइए ये कम से कम याद रखिए कि आपका सक्षम कौन होगा, इसका निर्धारण कहाँ से किया जाएगा। 11-12 करार के लिए सम्मत, संविदा के लिए स्वतंत्र हो, इसके लिए कहाँ से कहाँ तक धारा पढ़ना पड़ेगा, 13 से लेकर 22। उद्देश्य और प्रतिफल यूपीजे में पूछा गया, विधि पूर्ण हो, ये कहाँ से गवर्न होगा, सेक्शन 23 से। और आपका शून्य घोषित कानून न करता हो तो शून्य घोषित कर देता है तो कोई मतलब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुँचेगा। तो शून्य में इतनी धाराएं आपको पढ़नी है, क्योंकि ये सब धाराएं अब हमें डिटेल में पढ़नी है, अतः इनको भाई यहाँ डिटेल में न करके इतना पर ही समाप्त किया जाता है। क्योंकि जो ये मैं सेक्शन लिखवाया हूँ, अब इन सेक्शनों को अब क्या करना है, पूरा डिटेल। आइए सेक्शन 11 देखा जाए। देखिए आपका धारा 11 शुरू करिए। देखिए धारा 11 ये बताती है कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम माना जाए। याद रखिएगा, सक्षमता कौन सक्षम है। और जब सेक्शन 11 पढ़िए, कम से कम आप पीपीए की धारा, एक धारा जरूर देखिए 7। इस बार बिहार जे में पूछा भी गया था कि संपत्ति अंतरण करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट होगा,
कौन सक्षम होगा, ये आपका टीपीए या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा में, तो कौन सी धारा है, 7। और संविदा के लिए कौन सक्षम होगा, ये भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा में 11। ये पूछा गया था भाई आपका अभी जे में बिहार में ऐसा क्वेश्चन आया था, टीपीए की कौन सी धारा से, 7 से कौन सक्षम है, तो इसको भी कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। कौन सी धारा, टीपीए की 7। देखिए आगे 3 व्यक्तियों, देखिए आपका क्या क्या बताया गया 11 में, कौन कॉम्पिटेंट है। वह व्यक्ति सक्षम है जो मेजर हो, मेजर मतलब प्राप्त वय हो, प्राप्त वय मतलब वयस्क हो, और किस कानून के तहत वयस्क हो, जिस कानून के वह अधीन है, यानी कि जिस कानून से वह गवर्न होता है। तो पहला आपका आया, इसी बिंदु पर पहले देखा जाए, क्योंकि यही आपका ज्यादा लंबा चलेगा, एक लेक्चर कम से कम अगला पूरा ले लेगा, वयस्कता और अवयस्कता, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पर निश्चित तौर पे पूछा जाता है, मेंस में भी और प्री में भी। देखिए आपका ध्यान से भाई, इसको एकदम छोटी छोटी बातों पर गौर करिए। देखिए आपका धारा 11 पहले तोड़ लिया जाए, कौन सक्षम है। तो पहला पॉइंट ये है कि वह व्यक्ति कॉम्पिटेंट माना जाएगा जो उस विधि के अनुसार, जिस विधि से वह गवर्न होता है, शासित होता है, प्राप्त वय हो, प्राप्त वय मतलब क्या हो, बुलुग हो, बुलुग का मतलब वयस्क हो, अब वयस्क को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजर। ये पहला। दूसरा, वह चित्त विकृत न हो, यानी कि आपका अनसाउंड माइंड न हो। और तीसरा आपका सक्षम वह होगा जो किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा, यानी कि जो किसी प्रेजेंट टाइम में लागू कानून द्वारा संविदा करने के लिए डिस्क्वालीफाई, यानी कि अयोग्य हिंदी में या शुद्ध हिंदी में निररहित, ना तो लिख लीजिए, अयोग्य या निररहित या डिस्क्वालीफाई घोषित न किया गया। कौन डिस्क्वालीफाई है ये भी पढ़ना है। आपका साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि स्वचित व्यक्ति हो, अस्वचित न हो। इस पर आपका डिटेल में देखना है, लेकिन अटैकिंग करना है। देखिए कहाँ से अटैक यूपी करता है। संविदा के लिए सक्षम वह है जो स्वचित हो, साउंड माइंड का हो। ये कहाँ बताया गया है, तो सेक्शन 11। किस सेक्शन में, 11। लेकिन अगर हल्का सा आपका क्वेश्चन घुमा दे कि स्वचितता क्या है, या कब किसी व्यक्ति को संविदा के लिए स्वचित माना जाएगा, इसका निर्धारण, इसका पैमाना, इसका मेजरमेंट कौन सी धारा के तहत होगा, तो 11 न मारिएगा। कौन सी धारा, 12। फिर मैं बता दूं स्वचितता क्या है, ये 11 नहीं, कौन सी धारा मार कर रहा है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, बार बार ये क्वेश्चन गलत कर रहे लोग, फिर एक बार बताया जाए, वो तो 12 चलेगी डिटेल में 12। संविदा के लिए स्वचित होना चाहिए, वही सक्षम है, ये सेक्शन 11। स्वचितता क्या है या कब स्वचित माना जाएगा, इसका पैमाना या इसका निर्धारण, इसका मापमान कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा किस सेक्शन में, 12। बताएंगे हम डिटेल में, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी है। आपका धारा 10, 11 और 12 पर कम से कम 2 दिन लगेगा बताते बताते भाई। अब आइए पहले वयस्कता पर देखा जाए। नियम ये कहता है कि जिस विधि से वह व्यक्ति गवर्न हो रहा है, उस विधि के अनुसार अगर वह मेजर है तो वह संविदा के लिए कॉम्पिटेंट या सक्षम माना जाए।
यानी कि अगर कोई इंग्लैंड का व्यक्ति है तो उस पर भारत का कानून नहीं लागू होगा, वह सक्षम है कि अक्षम है, इसका निर्धारण इंग्लैंड के कानून द्वारा होगा। अगर सऊदी अरब का व्यक्ति है तो भारतीय कानून द्वारा नहीं बल्कि किस कानून द्वारा? सऊदी अरब। अगर भारत का व्यक्ति है तो वह वयस्क है कि नहीं, इसका निर्धारण किस कानून द्वारा? तो भारत में लागू कानून। तो हमें विदेश में अब छोड़ दीजिए, थोड़ा भारत में आ जाइए। भारत में कब कोई व्यक्ति वयस्क माना जाएगा, इसके लिए हमारे यहाँ 2 कानून। याद रखिए कितने कानून हैं? तो भाई विवाह के अलावा, यह नहीं कि मैरिज वाला जोड़ लीजिएगा, विवाह में अलग है। भारत में कब कोई व्यक्ति बुजुर्ग या मेजर या प्राप्त वय या वयस्क माना जाएगा, इसके लिए 2 कानून हैं। पहला कानून भारतीय वयस्कता नियम 1875, इस कानून पर गौर करिए। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, अंग्रेज बनाकर चले गए, आज भी लागू है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के तहत वह व्यक्ति वयस्क माना जाएगा जो 18 वर्ष की आयु क्या कर चुका है। तो बिहार कानून नहीं दिया, डायरेक्ट एज पूछ लिया कि कितनी है, तो कितनी है? जो 18 वर्ष की आयु क्या कर चुका है। भारत में जो दूसरा कानून है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890, याद रखिए कौन कानून है? प्रतिपाल एवं संरक्षकता अधिनियम 1890, यानी कि गार्जियन एवं वार्ड एक्ट 1890 है आपका। और उस कानून के तहत देखिए, उस कानून के तहत जो अंग्रेज बना कर गए थे उसमें ये है कि यदि आपका माने न्यायालय ने किसी बच्चे के लिए गार्जियन नियुक्त किया है तो बच्चा तब वयस्क होगा जब उसकी एज 21 वर्ष की हो। लेकिन कब? जब न्यायालय ने बच्चे के लिए क्या नियुक्त किया होगा। लेकिन 2013 में इस कानून में संशोधन किया गया और जो 21 वर्ष की एज है अब 18 वर्ष कर दी। यानी कि वर्तमान समय में चाहे न्यायालय ने किसी बच्चे के लिए गार्जियन नियुक्त किया हो या न किया हो, अब एज मेजॉरिटी की समान हो गई है और कितने साल हो गए हैं? 18। यानी कि वर्तमान समय में अगर बिहार देखिए ये संशोधन नहीं रहता और बिहार घुमावदार होता तो लोग गलत करके आ सकते थे। वैसे भी 1-2 लोग 16 मार कर आए हैं 17, लेकिन अगर संशोधन हो चुका है, अब समझिए वर्तमान में चाहे न्यायालय ने गार्जियन नियुक्त किया या नियुक्त नहीं, अब तब वयस कितने पर मान लिया जाएगा? 18। और अगर रिपीट करे तो 18 मार जाइए, वो इसमें शक नहीं बढ़ेगा। अब आइए भाई आगे बढ़ा जाए। यानी कि संविदा वही कर सकता है, लास्ट में निष्कर्ष आया, जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से क्या हो ऊपर। अब समस्या गंभीर आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, 18 से बिलो है, कम आयु का है, अगर कोई संविदा करता है तो उसका इफेक्ट क्या हो। इस बारे में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मौन है, यानी कि कोई प्रावधान नहीं करता। बस ये कहता है कि संविदा के लिए सक्षम कौन होगा? जो वयस्क हो। अगर कोई अप्राप्त वय या माइनर अर्थात 18 वर्ष से कम एज का बच्चा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, इस बारे में हमारा संविदा अधिनियम कोई प्रावधान नहीं करता। तो जब नहीं करता
तो फिर एक बार देखिए भाई, अगर किसी विषय पर कानून में कोई प्रावधान न हो तो आपका न्यायालय के निर्णय की ओर देखा जाता है कि क्या इस बिंदु पर न्यायालयों का कोई निर्णय विद्यमान है कि नहीं। अगर हम न्यायालय का निर्णय देखें तो प्रिवी काउंसिल यानी कि और विभिन्न उच्च न्यायालय इस बात को लेकर सब में विवाद था, यानी कि आपका भारत के उच्च न्यायालयों में इस बात को लेकर विवाद था कि अगर अवयस्क संविदा करता है तो क्या प्रभाव हो। कुछ उच्च न्यायालय उस संविदा को शून्य घोषित कर देते थे, कुछ उच्च न्यायालय शून्यकरण मानते थे। तो इस विवाद का निपटारा अंत में प्रिवी काउंसिल ने किया। किसने किया? अब थोड़ा प्रिवी काउंसिल के बारे में 2-3 लाइन जानिए, तब तो वहाँ बेहतर आ जाएगा। किसके बारे में हम बता रहे हैं? प्रिवी काउंसिल के बारे में। अब 2-3 लाइन आपका समझना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के भी प्रिवी काउंसिल से भी क्वेश्चन बन रहा है, इस बार बना भी था। ध्यान से देखिए भाई, 2 मिनट तब आपका केस बता रहे। प्रिवी काउंसिल जो थी वह आपका इंग्लैंड में थी। पहली बात, यह न्यायालय नहीं थी बल्कि इंग्लैंड के सम्राट की एक एडवाइजरी काउंसिल या सलाहकारी परिषद। ये याद रखिए, पूछा गया यूपीजे इंटरव्यू में भी कि प्रिवी काउंसिल कोर्ट थी कि नहीं। कोर्ट नहीं थी, यह क्या थी? एक सलाहकारी परिषद थी। तो काम क्या करती थी? इंग्लैंड का शासन जितने देशों पर था, उन देशों की अपील जब सम्राट के पास जाती थी तो उस मामले में आपका ये प्रिवी काउंसिल सम्राट को सलाह देती थी कि इस मामले में ये फैसला होना चाहिए, ये सलाह देती थी। जब भारत आज़ाद हो गया, तमाम देश आज़ाद हो गए, तो अब तो भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अपीली अदालत है। अब प्रिवी काउंसिल मामला न जाकर सबसे बड़ा अपीली अदालत हमारा कौन है? सुप्रीम कोर्ट, यही अपील होती है। तो जब प्रिवी काउंसिल, जब भारत आज़ाद हो गया तो इंग्लैंड की संसद ने एक कानून बनाया। वह कानून था प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट 1949, यानी कि प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन माने उन्मूलन होता है, उत्साधन अधिनियम 1949। और इंग्लैंड की संसद ने कानून बनाकर ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि अब आपका प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता भारत से क्या की जाती है? समाप्त। तो हमने समाप्त नहीं किया, किसने किया? इंग्लैंड की संसद। अब समस्या ये आई कि प्रिवी काउंसिल जो निर्णय पहले दे चुकी थी उसका क्या होगा? तो आपका जब हमारा संविधान बनने लगा तो संविधान के अनुच्छेद 395 में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि प्रिवी काउंसिल के जो निर्णय हैं आज भी भारत में मान्य होंगे, लागू रहेंगे। तो यही बिहार उठा के पूछ लिया कि प्रिवी काउंसिल के निर्णयों का भारत में प्रवृत्त रहने का संवैधानिक आधार कौन है? तो कौन मार कर आएंगे? आर्टिकल 355। समाप्त नहीं किया गया। अब प्रिवी काउंसिल का निर्णय देखिए। अब तो आ गया ना कि प्रिवी काउंसिल न्यायालय नहीं थी, जितने उपनिवेश थे अंग्रेजों के वहां से अपील जाती थी सम्राट को, और सम्राट को वह प्रिवी काउंसिल क्या देती थी उस मामले में? एडवाइस। तो यह एक सलाहकारी परिषद थी। इसके बहुमत के निर्णय प्रकाशित होते थे, अल्पमत के नहीं। यानी कि जैसे कि 7-5 से बहुत फैसला है तो 7 जजों ने क्या कहा ये तो मालूम चलता था,
लेकिन 5 जजों ने क्या कहा ये मालूम नहीं चलता था, क्योंकि ये न्यायालय न होकर एक क्या केवल थी एडवाइजरी था। ये भी इंटरव्यू में बनाया भाई कि किस के निर्णय में अल्पमत के निर्णय प्रकाशित नहीं होते थे। तो आप प्रीवी काउंसिल बताइएगा किसके मामले में, प्रीवी काउंसिल। फिर बैठो, ये प्रीवी काउंसिल में एक केस आया और वह केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। रट कर जाना है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। आपका जस्टिस का नाम था लॉर्ड नार्थ। क्या कौन जस्टिस है? लॉर्ड नार्थ। देखिए इसमें क्या हुआ भाई, मॉडल देखिए आपका कैसे कैसे क्वेश्चन बना है भाई। इस पर पहले तो शब्दों पर देखिए, जज का नाम पूछा है तो क्या मारेंगे? लॉर्ड नार्थ। अब देखिए आपका मैंने हरियाणा में क्या पूछा गया कि मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष के वाद में प्लेंटिफ या वादी कौन? तो वादी था धर्मोदास घोष। कौन था? हाँ, मोहरी बीबी ना मार दीजिएगा। देखिए आपका मोहरी बीबी अपील में गई थी, यानी कि शुरुआती दौर में मुकदमा किसने किया था? आपका धर्मोदास को। देखिए इसमें क्या हुआ, अंदर जाकर एमपी में भाई जो लोग डाले हैं अंदर से पूछा जाता है, रट कर जाना है। देखिए इस वाद में जो ये आपका अच्छे से इसको देखिएगा, अंदर से पूछा जाता है, बता दिया जाए, यानी कि लिखना हो तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। आपका ध्यान में रखना है और आपका छोटी छोटी बातें भी आपका पूछा जाता है। पहले तो यही आपका पूछ लिया गया, हिस्ट्री के लिए भी चलता रहे। पहला ये पूछा गया आपका कि वादी कौन था, प्लेंटिफ कौन था, किसने वाद दायर किया था? तो मोहरी बीबी ना मार दीजिएगा, किसने? धर्मोदास घोष। देखिए धर्मोदास घोष 18 वर्ष से कम का था और उन्होंने मोहरी बीबी के पति के एजेंट को बताया कि मैं वयस्क हूँ और अपनी जमीन बंधक रखा, मार्गेज किया और 20,000 में सौदा तय हुआ। कितने हजार में? 20,000 में। और आपका कह सकते हैं आपका ब्याज की दर पूछी जाती है भाई, रटे रहना। वार्षिक कितना? 12%। जब 8,000 धर्मोदास को घोष को दे दिया गया तब आपका पता लगा कि ये तो माइनर है और 12,000 नहीं दिया गया, लेकिन कितना दे दिया गया था? तो सोचिए उस समय 8,000 कितना होगा, इस समय 8 करोड़ से बराबर होगा, 8 करोड़ से कम नहीं होगा। अब 8,000 दे दिया गया और 12,000 अभी बाकी, तब तक पता लगा कि ये तो क्या है, माइनर। तो धर्मोदास को खुद ही कोर्ट में चला गया कि हजूर हम अवयस्क हैं, हमने करार किया है, इस करार को आप शून्य घोषित करिए, हम 1 पैसा वापस नहीं करेंगे। तो आपका कह सकते हैं कि धर्मोदास घोष जीतता गया। तब तक आपका जो मोहरी बीबी के पति थे, इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। तो विधिक प्रतिनिधि कौन बनाई गई? मोहरी बीबी, मैंने वो जो मालिक थे उनकी पत्नी मोहरी बीबी। और मोहरी बीबी ने इस फैसले को चुनौती कहाँ दी? इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल। देखिए मोहरी बीबी के वकील का क्या तर्क था, तर्कों के बस तीर चलाने हैं। पहला ये तर्क था कि हजूर अवयस्क का करार शून्य है, अतः हमें पैसा अवयस्क से वापस दिलवाया। शून्य घोषित करके। दूसरा, अगर शून्यकरणी भी है तो शून्यकरणी घोषित करके हमें पैसा क्या दिलवाया जाए, वापस। लेकिन हर एक उपाय किया गया, कोई उपाय सफल नहीं। अब देखिए प्रीवी काउंसिल के जस्टिस लॉर्ड नार्थ ने क्या कहा? न तो अवयस्क का करार वायड यानी कि शून्य और न ही शून्यकरणी
यानी कि वाइडे बताया जाएगा। न तो अभ्यस्त द्वारा किया गया करार शून्य होता है, न ही शून्यकरणी। तो होता क्या है, वाइड एब इनिशियो या आरंभतः शून्य या प्रारंभतः शून्य, शुरू से शून्य। यानी कि जिस क्षण अभ्यस्त क्या किया एग्रीमेंट, उसी क्षण वह एग्रीमेंट क्या था, शून्य। अतः कोई पैसा वापस नहीं होगा। और बेचारी मोहरी बीबी, पैसा 8,000 डूब गया और आपका फिर का तमाम इसमें आए। यजुरा वयस्क ने झूठ बोला है, बताया कि हम वयस्क हैं, और जबकि वास्तव में ये क्या था, अवयस्क। इस पर स्टापेल लगाया जाए तो अवयस्क के विरुद्ध स्टापेल लागू नहीं होता, करने से रोका नहीं जा सकता। ये हमारी बीवी में ही बता दिया गया। तो कल इसको और थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे आपको, क्योंकि शॉर्ट कट में केस नहीं, यही केस बेस है इसका। फिर याद रखिए कौन सा केस, मोरी बीवी बनाम कौन। इसको फिर एक बार देखिए, थोड़ा तर्क देना पड़ेगा सेक्शन वाइज। और आप कुछ काम है आज, तो इसलिए भाई आपका तर्क देना मुश्किल है। कल चलेगा भाई 4:15 बजे से क्लास शुरू हो पाएगा भाई, 4:20 तक हर हाल में आएगी, क्योंकि इधर से भी सुबह लेट हो जा रहा है, तो हमें भी आने में थोड़ा, यानी कि 4:15 या 20 से शुरू करके 7 बजे तक चलेगा। कई लोग आपका देखिए, आपका इंग्लिश कल तक चलेगा, परसों से सब नहीं रहेंगे, थोड़ा समय उधर बढ़ा देंगे। बिहार एमपीओ का एक सब्जेक्ट लगा कर माइनर एक वो निकाल दिया जाएगा, लेकिन कांटेक्ट कार्ड चलता रहेगा, उधर लास्ट में आपका लगेगा बिहार एमपीओ का। कि भाई लोग परेशान है कि शाम को भी एक सब्जेक्ट चलाएगा बिहार एमपीओ का, तो लास्ट में लगाया जाएगा, मतलब 6:30 बजे बाद कल क्लास चलेगा भाई आपका।